नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज से 14 दिनों का बजट सत्र शुरू हो गया और पहले ही दिन समझ में आ गया कि इस सत्र के जरिए सरकार चुनाव में छक्का मारने की तैयारी में। यह सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट होगा, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की अब तक की सारी उपलब्धियों का बखान किया, उसके बाद कहा जाने लगा है कि ये चुनावी बजट है। महामहिम के स्वागत में बज रही तुरही चंद मिनटों बाद 2019 के चुनाव की रणभेरी बन गई। महामहिम की जुबान, सरकार का गुणगान और एक नए आगाज का ऐलान। 2019 का वर्ष हमारे लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अंतरिम बजट के सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण सियासत के सबसे बड़े समर में सरकार का संपूर्ण पक्ष था। कुछ नहीं छोड़ा। शपथ से लेकर आज तक मोदी सरकार ने जो भी किया है उसे चुन चुन कर गिनाया राष्ट्रपति ने। रसोई गैस से लेकर राफेल तक और जनधन से लेकर जन औषधि तक। बहुत आलोचना हुई है सर्जिकल स्ट्राइक के राजनीतिकरण पर, लेकिन राष्ट्रपति ने सेना के इस शौर्य को भी सरकार की उपलब्धियों में गिनाया। सर्जिकल स्ट्राइक करके इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, 3 तलाक से जुड़े कानून, राफेल को शामिल करके नोटबंदी का फैसला, वहीं बेनामी संपत्ति कानून, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का विस्तार करने से अब जीएसटी जैसा व्यापक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया के तहत ही ऊर्जा गंगा परियोजना, उड़ान योजना के अंतर्गत नमामि गंगे मिशन के तहत, वन रैंक वन पेंशन, स्वच्छ भारत अभियान के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना शुरू। बजट सत्र को चुनावी सत्र इसलिए कहा जा रहा है कि उन मुद्दों पर भी राष्ट्रपति ने सरकार का बचाव किया जिन पर उसकी भारी किरकिरी हुई, लेकिन जब उन्होंने 2014 के चुनाव को अस्थिरता से जोड़ा तो उसके पुल 2019 से अपने आप जुड़ गए। वर्ष 2014 के आम चुनाव से पहले देश एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। चुनाव के बाद मेरी सरकार ने कार्यभार संभालने के साथ ही एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया। पहले दिन से ही मेरी पारदर्शी सरकार का ध्येय था कि सभी देशवासियों का जीवन सुधरे, कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर हों और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन सुविधाएं पहुंचे। फिर से गौर कीजिए, यह सिर्फ अंतरिम बजट है। अंतरिम इसलिए कि इसमें केवल लेखा प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आमतौर पर अंतरिम बजट के सत्र बहुत छोटे होते हैं क्योंकि उसमें नीतिगत प्रस्ताव नहीं होते, लेकिन सरकार इसे लेकर बहुत महत्वाकांक्षी है, इसलिए अंतरिम बजट का सत्र भी 14 दिनों का रखा गया है। मोदी सरकार इसे 10 बैठकों तक चलाना चाहती है, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी गांधी परिवार को खुलेआम जेल में डालने की बात कर रहे हैं, उसमें क्या यह मुमकिन है? मैं आशा करता हूं कि सभी हमारे आदरणीय सांसद इन जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट सत्र का उपयोग गहराई से, विस्तार से, जानकारियों से भरपूर चर्चा में हिस्सा लें। राजनीति में खाने के दांत कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। याद कीजिए, पिछले सत्र में जब सवर्ण आरक्षण पर विरोधी दलों को झक मारकर सरकार का साथ देना पड़ा था। जब मैच क्लोज होता है तो छक्का लगता है, तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले। अयोध्या की गैर विवादास्पद जमीन वापस लेने की याचिका डालकर मोदी सरकार दूसरा छक्का मार चुकी है। ये अलग बात है कि दांव की खिचड़ी बन गई, लेकिन राष्ट्रपति ने बजट सत्र की जो भूमिका खड़ी कर दी है उसमें कांग्रेस को चुनाव की बू आ रही है। वो मोदी जी जो बाहर कहते थे या हमेशा जो भाषण देते हैं, वही भाषण का सार आज के राष्ट्रपति भाषण में था। ऐसी कोई नई चीज नहीं है। मैं समझता हूं अगर इतनी अच्छी बातें कही गई कि पूरे देश में अच्छे दिन आगे से इतना नहीं कहा गया, लेकिन बाकी सब बताया गया जैसे अच्छे दिन आ गए। इस पर बीजेपी को बिगड़ना ही था। संसद की बात को संत महंत और मंदिर तक खींच ले गई। हमारी सरकार संकल्पित है राम मंदिर निर्माण के लिए, और उसके रास्ते में संतों को भी हम साथ लेकर चलेंगे, देश की 125 करोड़ देशवासियों को भी हम साथ लेकर चलेंगे।
फिर से बजट सत्र पर आइए, क्योंकि जनता उम्मीद में है। नौजवान उम्मीद में है कि सरकार नौकरी देगी या नहीं। किसान उम्मीद में है कि सरकार कुछ राहत देगी या नहीं। मध्य वर्ग उम्मीद में है कि टैक्स में छूट मिलेगी या नहीं। कारोबारी उम्मीद में है कि जीएसटी में राहत मिलेगी या नहीं। महिलाएं उम्मीद में है कि घर का बजट हाथ में आएगा या नहीं। इन मामूली उम्मीदों को नेताओं की जुबान से मिलाकर देखिए तो लगता है दर्द चुनावी और दावे भी, वादे हैं वादों का क्या। आज तक ब्यूरो। छक्के तो रोजगार के मोर्चे पर भी खूब मारे गए हैं, लेकिन केवल जुबानी। सरकार कहती कि उसने रोजगार के मोर्चे पर ऐतिहासिक काम किया है, लेकिन एनएसएसओ के आंकड़े ने इस दावे की पोल खोल दी है। इन आंकड़ों के अनुसार नोटबंदी ने देश को 45 साल के सबसे भयावह रोजगार संकट में धकेल दिया। नीति आयोग ने सफाई दी है कि यह आंकड़ा अधूरा है। नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए, 3 लाख कंपनियों को। अब मुझे बताइए, जिन 3 लाख कंपनियों के ताले लगा दिए, वो मोदी जिंदाबाद बोलेगा क्या? कंपनियों पर ताले का तो पता नहीं, लेकिन रोजगार पर ताला जरूर लग गया था। कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर कर मेहनत कर कर पकोड़ा लगा। अब समझ में आया कि बीजेपी अध्यक्ष को पकौड़ों में ऐसी श्रद्धा क्यों जाहिर करनी पड़ी। नोटबंदी याद है आपको? हार तोड़कर कमाया हुआ रुपया 8 नवंबर 2016 को रद्दी का टुकड़ा हो गया था। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। अठन्नी चवन्नी के लिए तरस गए थे लोग। करोड़ों लोग 100-200 रुपए के लिए लाइन में खड़े हो जाते थे। लाखों फैक्ट्रियां बंद, करोड़ों मजदूरों की नौकरी चली गई। बड़े पैमाने पर कंपनियों में छटनी हुई। शादी ब्याह मुंडन संस्कार तक ठप पड़ गए थे। सुबह 3 घंटे से हम खड़े हैं। पहले हम दूसरी वाली ब्रांच में खड़े थे, वहाँ पे भी हमारे को काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी और अभी भी हम 1.5 घंटे से यहाँ पे खड़े। मैं उसी के लिए आया था। मैंने एक बैंक पहले किया, आईसीआईसीआई बैंक, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब एचडीएफसी वालों को बोला है, वो भी अभी मुझे आगे बता के हम भी रिफ्यूज कर रहे हैं। तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये कुछ दिनों की बात है, लेकिन अब उसी सरकार का हिसाब किताब रखने वाला सबसे भरोसेमंद महकमा कह रहा है कि नोटबंदी ने इस देश को बेरोजगारों का कारखाना बना दिया। 2017-18 की एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है कि 45 साल में पहली बार बेरोजगारी का ऐसा भयावह चेहरा देखने को मिला है। गांवों से ज्यादा शहरों में रोजगार की हालत बुरी है। गांवों में 5.3% लोग बेरोजगार हैं, तो शहरों में यह 7.8% तक है। नौजवानों में तो बेरोजगारी 27% तक पहुंच गई है। इससे पहले ऐसी बेरोजगारी 1972 में देखने को मिली थी। राहुल गांधी ने इस पर चुटकी ले ली, पूछा हाउ इज द जॉब्स। नो मोर जॉब्स। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था। 5 साल बाद रोजगार निर्माण की रिपोर्ट लीक हुई तो पता चला कि ये तो राष्ट्रीय आपदा थी। बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। अकेले 2017 में 6.5 करोड़ युवा बेरोजगार हुए। ये नोमो की विदा का वक्त है। एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती है कि जोश तो है, लेकिन केवल जुबानी। इस देश के नौजवानी के जोश को नौकरी का अकाल चाट चुका है। 2004-5 से 17-18 के आंकड़ों को मिलाएं तो लगेगा कि बेरोजगारी दूर करने के वादे पर आई सरकार ने कभी सोचा ही नहीं कि नौजवानों के पैरों तले की जमीन खिसक रही है। गांवों में 4 गुनी तक बेरोजगारी पहुंच चुकी है, तो शहरों में 2 गुनी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के 2 सदस्यों ने अपने इस्तीफे पर साफ कहा है कि सरकार मेहनत से तैयार किए गए उसके आंकड़े को कूड़ेदान का सामान समझती रही। सियासत अपनी जगह और अपनी जगह चुनाव, लेकिन पढ़े लिखे ज़हीन नौजवानों से भरे पूरे देश को बेरोजगारों के महासागर में बदल देने का गुनाह किसी को तो लेना होगा। आज तक ब्यूरो। एक ही सरकार के 2 हिस्से हैं, एनएसएसओ और नीति आयोग, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ छक्के जड़ रहे हैं। इस बीच एक ऐसी घटना हुई जिसे उत्तर प्रदेश के 80 सीटों का चुनावी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। वो घटना है मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा और लखनऊ में बनवाए गए स्मारकों के सिलसिले में ईडी के छापे।
मायावती के जमाने में बनी इन मूर्तियों की गवाही के लिए शिल्पकारों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। आंख बनाने की कीमत कितनी, पैर बनाने की कीमत कितनी, संगमरमर का कितना दिया, कितना चूना, कितना पत्थर, कितनी ईंटें, कितना गारा, सारा दाम सच सच बताओ। प्रवर्तन निदेशालय को लगता है कि जिन मूर्तियों और स्मारकों की तामीर 2007 से 12 के बीच की गई थी, उन पर बहुत भारी घोटाला हुआ है। लखनऊ में 6 ठिकानों पर छापा पड़ना शुरू हुआ तो अखिलेश मायावती इस मामले में भी साथ आ गए। कुछ इंजीनियर थे, कुछ ठेकेदार और कुछ सप्लायर। हम इस वक्त अलीगंज में उस जगह पर हैं जहां पर इस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चल रही है। दरअसल ये रेड जो स्मारक घोटाला हुआ था मायावती के शासनकाल में, उस दौरान जो घोटाला किया गया था करीब 1400 करोड़ रुपए का, उस सिलसिले में यहाँ रेड चली। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की तैनात की गई है। देखिए कि मायावती की बनवाई हुई मूर्तियां अब बोलेंगी। 2007 से 2012 के बीच लखनऊ नोएडा में पार्क और स्मारक बने थे। नोएडा प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी ने इनका निर्माण करवाया था। लोकायुक्त की जांच में करीब 1410 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया। कहा गया कि गुलाबी पत्थर मंगवाए गए मिर्जापुर से और कागजों में दिखाया गया राजस्थान का। अखिलेश सरकार की इजाजत के बाद सतर्कता विभाग ने एफआईआर कराई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा समेत 19 पर जांच बैठी, लेकिन विजिलेंस रिपोर्ट पर न अखिलेश ने कोई कार्रवाई की और न ही योगी आदित्यनाथ ने। कार्रवाई तब हुई जब हाईकोर्ट ने इस मामले में फटकार लगाई। जिन्ना में मुख्यमंत्री ने जो अपनी मूर्ति लगाई, बुत लगाए, वो आज लकड़ी के डब्बे में बंद हैं। ये सजा थोड़ी बहुत तो मिली है, लेकिन इस सरकार को असली सजा कोई देगा तो यही आदरणीय बुजुर्ग, माता बहने, नौजवान साथी। ये केवल 7 साल पुरानी बात है। अब वही समाजवादी पार्टी कह रही है कि चुनाव में हार के डर से मोदी सरकार बौखला गई है। जब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मायावती जी ने मिलने का फैसला लिया है और साथ चलने का फैसला किया है, समझौता किया है, तब से ये कार्रवाई शुरू हो रही है। राजनीति का खेल देखिए। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मायावती पर जो तमाम तरह के आरोप लगाए थे, उसमें एक आरोप ये भी था कि नोएडा लखनऊ में स्मारकों पर किए गए 5,919 करोड़ रुपए के खर्चे में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन अब वही समाजवादी पार्टी अपने ही लगाए हुए आरोपों पर कार्रवाई को साजिश बता रही है। सत्ता चीज ही ऐसी है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। राजनीति में तो इस तरह की छक्के आम बात है, लेकिन संतों की मंडली जब फरेब में पड़ जाए तो मामला पूरी तरह से चुनावी हो जाता है। धर्म संसद भी ऐसा ही एक छक्का है। कल कुंभ में स्वामी स्वरूपानंद की परम धर्म संसद हुई तो आज विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद। एक का कहना है 21 फरवरी से मंदिर निर्माण शुरू होगा, तो दूसरा कहता है आप तो फर्जी वाले हैं। सारे हिंदू समाज को बतानी पड़ेगी कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये कपट युद्ध है। राजनीतिक स्वार्थ के कारण समाज को तोड़कर वोटों की कटाई करने वाले लोग। आरएसएस प्रमुख हिंदुओं की टूट से बड़े दुखी थे, लेकिन हिंदू कौन, संत कौन, संतों की संसद कौन और उन संसदों का संदेश क्या? धर्म की इन संसदों पर इतना बखेड़ा खड़ा हो गया है कि हिंदू बेचारा हो गया है, समझ ही नहीं पा रहा किसको माने और किसको त्यागे। परिस्थिति का पूर्ण संज्ञान लेकर अगर हिंदू समाज खड़ा हो जाता है तो उसको तोड़ने की और उसको परास्त करने की दुनिया में आज भी किसी की क्षमता नहीं है। ये आप मान लीजिए, देर इसी बात की है। संघ कहता है विश्व हिंदू परिषद वाली धर्म संसद असली है और स्वामी स्वरूपानंद वाली धर्म संसद कहती है वो तो फर्जी है। स्वरूपानंद वाली धर्म संसद कहती है कि 21 फरवरी से मंदिर बनाने चलेंगे और संघ वीएचपी वाली धर्म संसद कहती है ये ठेका तो हमारे पास है। भागवत रामदेव कहते हैं जिस मंच पर हम, वही धर्म संसद, और अखाड़ा परिषद कहता है कि दोनों ही धर्म संसदें फर्जीवाड़ा है। कि राम मंदिर के निर्माण से लेकर के चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के कार्य में हम अपने जीवन की आहुति अर्पित करने के लिए तैयार हैं। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक।
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।